नमस्कार, मैं हूं लव लायन। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताता हूं जो खुद पे गुजरी है। अमिताभ बच्चन के जीजा ने मुझे बताया था कि लखनऊ में अमिताभ को जमीन जो कृषि के लिए थी वो उन्होंने दिलाई है, ना कि किसी राजनेता ने। यह स्टोरी मैंने जस का तस अपने अखबार में छाप दी। इसके पहले एक बड़े अंग्रेजी अखबार में पूरी सच्चाई जाने बगैर ही रिपोर्ट छाप दी गई थी। जब मैंने असलियत उजागर कर दी तो अंग्रेजी अखबार के वह बड़े पत्रकार और उनके रहनुमा, मेरे अपने अखबार के लोग, मेरे खिलाफ मालिकों तक साजिशें पहुंचाने में जुट गए। यहां तक कि मुझे नजदीक से जानने वाले लोग भी उसमें शामिल हो गए। मुझे लखनऊ से एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां का नाम सुनकर तब लोग थर्रा जाते थे। इंग्लिश में एक कहावत है कि एवरी स्टोरी हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, यानी कि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। आज मैं आपको बताता हूं कि गलत सुनकर फैसले लेने वाले लोग कितने निर्दयी बन जाते हैं। मैं ब्यूरो में था, रिपोर्टिंग के लिए सचिवालय गया हुआ था। मेरे दफ्तर से जीएम का फोन आता है, भैया बुला रहे हैं। मैं वापस दफ्तर पहुंचता हूं तो भैया थोड़ा परेशान थे। उन्होंने बताया कि पहली बार उनके जीवन काल में ऐसा हुआ है कि अखबार का सर्कुलेशन चुनाव में घट गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चुनाव में सर्कुलेशन घट गया हो। दरअसल तब अखबार का सर्कुलेशन दो समय बहुत तेजी से बढ़ जाता था, एक तो युद्ध और दूसरा चुनाव। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि चुनाव में भी लखनऊ का सर्कुलेशन घट गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें आज से फिर से लोकल की जिम्मेदारी संभालनी। अब मेरे ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि भैया का आदेश किसी की हैसियत भी नहीं थी कि ना माने। अगले दिन मैंने लोकल की मीटिंग शुरू की। जो पहले के लोग थे उन्होंने एक आदत बना रखी थी कि लोकल के सारे रिपोर्टर जब सुबह इकट्ठा हो जाएंगे तो एक रिपोर्टर उन्हीं में से जा करके उनके कमरे में जाएगा और जा करके उनको बुलाएगा और बुला करके तब वो मीटिंग शुरू करेंगे। मैं पहुंचा, 2-3 दिन मैंने देखा, फिर देखा कि जब देखो मीटिंग यहां शुरू होती है तो एक रिपोर्टर चला जाता है। तो एक दिन मैंने कहा, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि फला सर को बुलाने। हमने कहा नहीं, क्या सर को पता नहीं कि मीटिंग कितने बजे होती है और ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो यहां आए मीटिंग में। बहरहाल उसको रोक दिया। सर बाद में आए, झुंझलाए हुए थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने प्रकट नहीं किया। मीटिंग शुरू हुई। 2-1 दिन फिर गुजर गए, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो सर थे वो सुबह के अखबार पढ़ करके नहीं आते हैं। मीटिंग का मतलब रिपोर्टर्स ने बता दिया कि हम ये करेंगे और उसके बाद खत्म। तो मीटिंग खत्म हो गई तो हमने कहा कि अब सर बताएंगे कि तुम लोगों को क्या करना है। अब सर अगर कुछ पढ़ करके आए हो तो बताएं भी। अब उन्होंने दूसरे का नाम लेकर कहा कि यार अब हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि आप बताइए, अगर आपको लगता है कि लोकल के रिपोर्टर से कुछ मीटिंग में डिस्कस करना है, कुछ उन्हें खास तौर पर रिपोर्टिंग में भेजना है तो बताइए। चूंकि लोकल के रिपोर्टर्स के सामने ही उन्होंने ये उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि मेरी बेइज्जती इतनी हो सकती है, तो उठ करके चले गए। अगले दिन से वो गायब थे। फिर पता चला कि रात में वो आए थे और अपने रूम का सारा सामान समेट कर ले गए और उन्होंने लखनऊ के एक प्रतिष्ठित अखबार को ज्वाइन कर लिया है। उसी अखबार में एक स्टोरी छपती है
कि लखनऊ में अमिताभ बच्चन ने कृषि के लिए यानी खेती के लिए जमीन खरीदी है और वह बसपा के एक नेता के जरिए खरीदी गई, यानी नेता की मध्यस्थता में नेता ने ही वो जमीन खरीदवाई है। क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझसे चूक हो गई है और मैंने इसकी पड़ताल शुरू की। निराला नगर में अमिताभ बच्चन की मौसी के सगे दामाद राजेंद्र सिंह रहते थे। उनका बड़ा फार्म हाउस था, वो हमें जानते थे। तो मैंने खटाक से उन्हें फोन मिलाया कि अमिताभ बच्चन ने लखनऊ में जमीन ली और आपके तो रिलेटिव हैं, आपने हमें जरा से भी बताया नहीं, और ये कौन सा नेता है जिसने उन्हें जमीन दिलाई है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनेता नहीं है बल्कि मैंने ही तो जमीन दिलाई है। यह स्टोरी मैंने जस का तस अपने अखबार में छाप दी। अब स्टोरी छपी तो उक्त बड़े पत्रकार को, जो इंग्लिश अखबार में थे, उन्हें लगा कि मेरी स्टोरी का तो खंडन हो गया एक तरीके से। उनके यहां तो पूरी सच्चाई जाने बगैर ही छप गया था। अब उन्होंने मेरे खिलाफ जबरदस्त ढंग से साजिशें रचना शुरू कर दिया और खुद मेरे अखबार के जो मेरे नजदीकी लोग थे, जो उनके रहनुमा होंगे, वो भी उसी में शामिल हो गए। अब ये संयोग या मेरे लिए दुर्भाग्य की बात सोचिए कि एक दिन वही इंग्लिश अखबार के बड़े रिपोर्टर, बड़े पत्रकार मेरे अखबार में बतौर संपादक होकर के आ जाते हैं और मेरे खिलाफ शुरू होता है साजिशों का दौर। तमाम तरीके के प्रयास हुए लेकिन कोई मुझे डिगा ना सका। दोस्तों, आपके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो सर्कस के शेर की तरह रहिए, जब जो चाहे आपकी पूंछ दबा करके भाग जाए। कोई बच्चा भी आए सर्कस को देखने तो पीछे से आपकी पूंछ को हिला सकता है, या फिर आप जंगल के शेर की तरह रहिए, बगैर कुछ सोचे समझे चिंता किए हुए। चाहे जो दुख मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो आप फेस करने के लिए तैयार रहिए। अब मुझे इस बात का जरा सा भी अंदेशा भी नहीं था, कुछ भी भान नहीं था कि मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है। एक दिन शाम को फिर मुझे बुलाया जाता है जीएम के कमरे में और कहा जाता है कि आपका ट्रांसफर इलाहाबाद में कर देते हैं। तो मैंने कहा कर दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। एक तुरंत पत्र तैयार होता है उनके हस्ताक्षर से कि आपको लखनऊ ब्यूरो से इलाहाबाद भेजा जाता है। वो पत्र मुझे शाम को पकड़ाया जाता है। मैंने कहा ठीक। अब जब उन्हें ये पता लग गया कि अरे ये कहीं ज्वाइन ना कर ले, क्योंकि उन लोगों की यहां से लेकर के नोएडा तक के सबकी मंशा शायद ये बन चुकी थी कि ये नहीं ज्वाइन करेगा। मैंने कहा ठीक। फिर एक घंटे में पता नहीं कहां से पूरी साजिश एक और नई रची जाती है और मुझसे कहा जाता है कि वो पत्र वापस कर दो, हम दूसरा देते हैं। मैंने वापस कर दिया। फिर एक दूसरा पत्र तैयार होता है, आपको लखनऊ ब्यूरो से जम्मू कश्मीर ब्यूरो के लिए भेजा जाता है। हमने सोचा कि अभी तो ये इलाहाबाद की बात हो रही थी और घंटे भर में ही पता नहीं कहां से जम्मू कश्मीर आ गया। अब एक तरफ था कि यार कश्मीर की रिपोर्टिंग करके पूरे देश में छा जाएंगे, और दूसरी तरफ था कि इनकी साजिश क्या है। मैं फिर भी तैयार हो गया। अब मैं तैयार होता हूं तो अपने मालिक से बात करता हूं नोएडा में कि मैं 10 बजे आपसे मिलना चाहता हूं। वहां से कहा जाता है कि आ जाइए। मैं शाम की फ्लाइट पकड़ता हूं अगले दिन की, और रात में वहीं ऑफिस के पास ही एक रूम लेकर के रात बिताता हूं और सुबह ठीक टाइम से उनके पास ऑफिस पहुंच जाता हूं। वो पूछते हैं कैसे आए। हमने कहा कि कल आपसे टाइम लिया था और मैं आ गया हूं।
लेकिन मेरी दो समस्याएं हैं। एक तो मैं हेल्थ के लिए गया था कि हेल्थ का चेकअप करा लूं, जिससे जम्मू कश्मीर में तो कोई हमें वहां जाने का नहीं। तो मेरी आंख में कटरेट है, यानी मोतियाबिंद है। एक तो मुझे उसका ऑपरेशन कराना है और दूसरे मुझे अपनी माँ की देखभाल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि माँ को यहीं रखना था। तो उन्होंने कहा कि टाइम तो नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा कि वहीं पर दो तीन लोग और बैठे थे। एक ठाकुर साहब थे, मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहता, और एक दूसरे थे वहीं पर बैठे हुए थे। तो उनका टाइम तो नहीं मिल सकता है, और आप जाइए पहले वहां ज्वाइन करिए और वहां से छुट्टी लेकर के तब आइए। तो हमने सोचा कि जहां पर हमने इतने दिन काम किया, इतना सब कुछ किया, जान लड़ा दी लोकल का अखबार इंप्रूव करने और उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। मैं जब कहा गया था भैया द्वारा, तब मैंने सोचिए रात में 2-2 ढाई-ढाई बजे तक, जब तक अखबार निकल नहीं जाता था रोजाना छप करके, उससे पहले जाता ही नहीं था। और रात में मैं पूरी टीम का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब सब लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए। उनके सब के लिए ढेरों, भार्गव होटल से ढेरों चपातियां और दाल मंगाया करता था कि कोई घर नहीं जाएगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी नहीं जाएगा और सब लोग यहीं मेरे साथ खाना खाएंगे। मैं खुद खाता था और भी सब लोग खाते थे, और कुछ लोगों ने तो इसी बहाने रात का खाना लाना भी शुरू कर दिया था। अमूमन ऐसा होता नहीं। तो जब ये सब सारी चीजें थी मेरे साथ, तो मैंने कहा कि इतना सब हमने किया और उसका बदला इस तरीके से और हायर लेवल पे, मतलब मालिकों के स्तर पे इस तरह से लिया जा रहा है कि पहले आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां से छुट्टी लेकर के तब आइए। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कितने भी भावनात्मक रूप से संस्थान से जुड़े हों, लेकिन अगर मालिकों तक आपकी बात नहीं पहुंचती है और आपके खिलाफ चीजें जाती हैं, तो साजिशें किस तरह से रंग लाती हैं। बहरहाल, मैं वापस आ गया लखनऊ, और यहां से मैंने इस्तीफा लिख करके दे दिया था कि व्यक्तिगत कारणों से मैं जम्मू कश्मीर जाने में असमर्थ हूं। मेरे सामने दो चीजें थी, मैं जा भी सकता था, लेकिन मालिकों की नीयत में मुझे खोट लगा कि ये कौन सा तरीका है कि आप मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी, पैसे का इंतजाम करना होगा, कपड़ों का इंतजाम करना होगा, सारी चीजों का इंतजाम करना होगा, और आप कह रहे हैं कि पहले जाइए, वहां पर अपनी ज्वाइनिंग दीजिए और वहां से छुट्टी लेकर के आइए। और मेरा कौन सा परिचित वहां पर बैठा हुआ है जो मुझे वहां छुट्टी दे देगा कि मैं इतने दिनों की छुट्टी दे रहा हूं और आप जाइए और उसके बाद आराम से आइएगा। तो आप जिनके लिए काम करते हैं, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उन तक आपकी मेहनत पहुंचती है या उन तक आपके खिलाफ साजिशें पहुंचती हैं। इसके बाद मैं कभी फिर आपसे मिल करके बताऊंगा कि अखबार जगत के लोग किस किस तरह से काम करते हैं, कैसे मौज मस्ती भरा आलम भी रहता है। मेरे कई लोग हैं, जब हम लोकल इंचार्ज हुआ करते थे, मैं उसी जमाने की और भी बातें किसी और दिन बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा। लव लायन स्पीक्स।